जय हिंद। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान विषय के फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर है अध्याय 9, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित जितने भी छोटे प्रश्न हैं, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आज का क्या है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो सबको पता है प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो किस में होता है, निर्वात के अंदर होता है। और निर्वात के अंदर प्रकाश की जो चाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में। तो इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है। एक बार इसको नोट कर लेना भैया आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना, ठीक है, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दर्पण कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। भाई दर्पण के ऊपर प्रकाश किरण आती है और टकरा कर वापस जाती है, यही तो परावर्तन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना। देखो अपवर्तन के अंदर क्या होता है, माध्यम चेंज हो जाता है कि भाई प्रकाश किरण हवा से आई पानी में चली गई, या पानी से आई कांच में चली गई, ठीक है, या कांच से हवा में चली गई। तो इसमें माध्यम चेंज होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो उससे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है छोटे प्रश्नों में। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेंस करता है अपवर्तन वाले सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का किनारों से मुड़ना, ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। देखो प्रकाश क्या होता है, जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ती है ना, तो हवाई जहाज की धरातल पर उसकी छाया नहीं बनती है। उसका कारण क्या है कि प्रकाश है ना, तो हवाई जहाज हाइट में है, ठीक है ना, तो प्रकाश वहां से टकराएगा, टकरा कर वो एक बार मुड़ जाता है। तो प्रकाश जैसे हवाई जहाज है, ये प्रकाश यहाँ से मुड़ा और यहाँ से वापस मुड़ा, तो यहाँ पर इसकी छाया बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कहाँ गया, हाँ, किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन की जो घटना है ना, उसको प्रकाश के एक सिद्धांत है, क्या नाम है उस सिद्धांत का, तरंग सिद्धांत के द्वारा इसे समझा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 276, क्या कह रहा है ये, समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो क्या होता है, +1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, समतल दर्पण का जो आवर्धन है कितना होता है, +1 होता है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। इन दोनों में से एक प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप एक साथ याद करोगे कि आवर्धन +1, फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो 278, 79 और 80, इन तीनों को आपको एक साथ याद करना है। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पूछे, या उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पूछे, या अवतल लेंस, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, इनसे बनने वाला प्रतिबिंब अगर पूछे, तो तीनों कंडीशन में इनका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इन तीनों को आप रट लो। ठीक है, तो आभासी और सीधा बनेगा, और बाकी सब में इनके अलावा जो भी है उन सब में वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो तीनों आपके एक साथ याद हो जाएंगे। अगला क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का जो दायां भाग है वो बायां भाग बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, परिभाषा आ सकती है कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप परिभाषा के रूप में याद कर लोगे। अगला देखिए, क्या प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है उसका परावर्तन कोण क्या होगा। मतलब मान लो ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर लंबवत, लंबवत का मतलब क्या हो गया, अगर कोई प्रकाश 90 डिग्री पर आ रहा है तो ये 90 डिग्री पर जो आ रहा है ना वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसका मतलब प्रकाश आया और उसी माध्यम में, मतलब उसी दिशा में वापस लौट गया, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और वैसे के वैसे किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। मान लो ये पानी है, ठीक है, तो पानी के अंदर जो प्रकाश किरण आ रही है ना, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी दिशा में लौट जाएगी, और क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, सॉरी अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसी माध्यम में बोल दिया था क्या, ये माध्यम में माध्यम तो चेंज होगा लेकिन 0 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये दोनों आप एक साथ समझ लेना भाई।
अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है उसमें संबंध क्या है? तो उसमें संबंध क्या है? तो ये प्रश्न आपके आ भी रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस आ सकता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आर बराबर 2F। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है ना, अगर वो गोलीय हो तो वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा आ सकती है। गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? देखो, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि वह लेंस जो कि प्रकाश किरणों को इकट्ठी करता है। तो इकट्ठी करने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस करता है। और किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अपसारी का मतलब होता है फैलाना, कि भाई कौन सा लेंस है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस करता है। तो ये थोड़ा सा आप इन दोनों को आप एक साथ याद रखोगे। ठीक है, अगला क्या है? किस दर्पण, यहाँ पर पहले लेंस की बात होगी, अब दर्पण की बात करते हैं कि कौन सा दर्पण है उससे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कि भाई कौन सा ऐसा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? इकट्ठी कर रहा है या अभिसारित कर रहा है। तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसलिए तो अवतल दर्पण का यूज सोलर वगैरह में होता है कि भाई सूर्य की जो रोशनी है ना उसको एक जगह केंद्रित करता है ये, है ना। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? एक तरह से फैला रहा है। तो फैलाने का काम कौन करेगा भाई? उत्तल दर्पण करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके, ये चारों आपके एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 291, क्या कह रहा है? किस लेंस का आवर्धन सदैव एक से कम होता है? देखो, आवर्धन एक से कम होगा। ठीक है, आवर्धन एक से कम का मतलब क्या हो गया? उसकी साइज हमेशा छोटी होगी। तो वो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। ठीक है, और अगर पूछे किस दर्पण का, ठीक है, आवर्धन सदैव एक से कम होगा, तो वो दर्पण हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों को अंतर में आप थोड़ा सा याद करते हुए चलना कि लेंस की बात की जा रही है या दर्पण की बात की जा रही है। एक बार प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगला क्या है? सोलर कुकर के लिए, अब मैं देखो आगे वापस, कौन सा दर्पण काम लेते हैं? तो कौन सा दर्पण काम लेंगे? अवतल दर्पण काम लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है ना उनको एक जगह पर क्या कर देता है? इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, अगला क्या है? वाहनों के जो हेडलाइट है, देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, वाहनों के जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो दर्पण होता है आपके अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर के अंदर बात कर लो या फिर वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें बात कर लो, दोनों में कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण काम आता है। ठीक है, और वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उत्तल दर्पण यूज होता है। वाहनों का जो साइड मिरर होता है ना, मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर जो पीछे वाला व्यू देखने के लिए जो मिरर होता है ना, साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा एटीएम का जो है ना, अगर आप एटीएम के अंदर अगर आप पैसे निकालने जाते हो तो मशीन लगी होती है ना, उसके ऊपर वो क्या होता है? एक लेंस टाइप का लगा होता है, उसमें भी आपके उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्या है? लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। परिभाषा क्या है? ये एक प्रकार का एक बिंदु होता है और लेंस के बीच में एक केंद्र होता है। ठीक है, जहां से प्रकाश किरण आई और बिना मुड़े सीधी निकल गई, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र ओ कहलाता है। ठीक है, लेंस से दूरियां किससे मापी जाती है? तो लेंस से दूरियां किससे नापेंगे भाई? इसी बिंदु से नापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र ओ से नापा जाता है। अगला क्या है? दर्पण से दूरियां किससे मापी जाती है? तो दर्पण से जो दूरियां है ना वो मापी जाती है आपके ध्रुव से। ठीक है, देखो दर्पण के अंदर क्या होता है? जैसे ये दर्पण है ना, तो दर्पण के अंदर ये क्या होता है? यहाँ पर पी ध्रुव होता है। और लेंस के अंदर जो मध्य बिंदु होता है ना वो कौन सा होता है? वो ऑप्टिकल या फिर आपके प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर आप थोड़ा सा याद रखोगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगला क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। परिभाषा आ सकती है छोटे में। ठीक है, हो सकता है बड़ा प्रश्न में आ जाए। लेंस के प्रकार की बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो प्रकार के होते हैं। मुख्य फोकस व प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र, मान लो ये अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं ना, तो यहाँ पर हो गया आपका एफ, फोकस और प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके बना देता हूँ।
ये हो गया आपका फोकस, और ये प्रकाशीय केंद्र O, इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और वही अपन दर्पण के अंदर बात करें तो ये भी आपके यहाँ पर क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, दोनों में फोकस दूरी होती है ये दोनों। अगला क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होगी। इन ये दोनों प्रश्न आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। न्यूमेरिकल जब प्रश्न करोगे ना, तब आपके ये दोनों ही काम आने वाले हैं। अगला क्या है? वे लेंस जिनके द्वारा वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटे होते हैं। ये द्वारा नहीं है, द्वारक, जिनके द्वारक, ठीक है, वक्रता केंद्र से बहुत छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पतले लेंस कहलाते हैं। ठीक है, याद होए तो ठीक है, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य के प्रकाश को कागज पर अभिकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपने किया भी होगा, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर बनाने का ट्राई किया होगा कागज के ऊपर, तो वो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, छोटे पुर्जों को देखने के लिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको अगर देखनी है घड़ी साज के अंदर, जहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको देखने के लिए उत्तल लेंस यूज आता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ये इसके आवर्धन की परिभाषा है। आवर्धन क्या होता है भाई? h डैश बट्टा h। ठीक है, h डैश क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की हाइट, और h क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब, सॉरी, बिंब की ऊंचाई या बिंब की हाइट। ठीक है, तो ये परिभाषा आप थोड़ा सा देख लोगे। अगला क्या है? स्नेल का नियम। देखो स्नेल का नियम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, ये इसका स्नेल का नियम है। अगला है माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो ये किस किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा, प्रकाश के रंग पर, ठीक है, उसकी रंग की कौन सा है, माध्यम की प्रकृति पर, या घनत्व ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये तीन चीजों पर निर्भर करेगा माध्यम का अपवर्तनांक। अगला क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्या है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तब क्या हो गई? देखो सघन का मतलब क्या है कि पहले चीजें बहुत सारी है, ठीक है ना, वो बहुत सारा मिला जुला चीज होती है ना, उसको अपन सघन सघन बोलते हैं। तो सघन से विरल में जाएगी ना, तो पहले दौड़ने में प्रकाश को मुश्किल आती थी क्योंकि बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं, और जैसे ही विरल में गई तो उसको उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो पहला क्या होगा? प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा याद रखना, प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। ठीक है, 311 और 312 एक साथ याद करना है। दूसरा क्या कह रहा है 312 में? कि अगर विरल से सघन में जा रहा है, विरल का मतलब है कि पहले वहां पर कोई नहीं था, ठीक है ना, और जैसे सघन में गए तो उसमें अंदर उसको पार्टिकल मिले प्रकाश को, तो पहले स्पीड क्या थी? ज्यादा थी, और अब स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पार्टिकल ज्यादा मिल गए, और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप दोनों एक साथ याद रखना। अगला क्या है? 313। किस स्थिति में, ठीक है, क्या कह रहा है? किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होगी? तो दो स्थिति होती है। अगर लेंस में बात करें, ठीक है, तो हो जाएगा जब वस्तु 2f पर होना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर बनेगा, और कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और अगर बात कर लें दर्पण के अंदर, तो वस्तु अगर वक्रता के अंदर अगर सी पर पड़ी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा, और कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। तो दोस्तों आज की जो यूनिट 9 है वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अगला जो चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।